हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तैयार हैं आज के सेशन के लिए। डे 10 आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर के नए पैटर्न पर बेस्ड बेस्ट 40 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आ रहे होंगे और साथ ही इन सेशन से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे कि आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं। जो आपने पढ़ा है अभी तक वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीट दिख रहे होंगे, या उन्हीं क्वेश्चन में से आंसर और उन्हीं आंसर में से क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर मैक्सिमम पढ़ लेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और तैयारी एग्जाम तक बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप खुद ही बोलने लगेंगे कि सर कंप्यूटर में 40 में 40 क्वेश्चन सही होंगे। तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, है ना। सचिन सर ये बात बोलें तो उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना जब तक आप इस बात को ना समझें कि 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने कितने जरूरी हैं और क्या वाकई में आप कर पाएंगे या सिर्फ बोलने भर की बात है ना। तो ऐसा ना लगे कि सिर्फ बोला जा रहा है 40 में 40 क्वेश्चन। ये जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, जब तक अंदर से ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि बैंक में जॉब करनी है किसी भी कीमत पर, है ना, तब तक बाहर वाले कितना भी चिल्ला लें कि जॉब जरूरी है, देखो नहीं होगा तो ये होगा, है ना। अंदर से फीलिंग आनी बहुत जरूरी है, वो मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। यस, तो चलिए एक बार मैनिफेस्ट करते हैं। बैंक में बैठे हुए, एसी लगा हुआ है बढ़िया, है ना, और एक बढ़िया सी चेयर, कंफर्टेबल, कस्टमर से डील कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर्स को दे रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, है ना। और एक अंदर से प्राउड फीलिंग हो रही है कि हम उस डेजिग्नेशन पे पहुंच चुके हैं जिसका हमने सपना संजोया था। भले ही लोग काफी निगेटिव बात भी करते हैं, है ना, कि बैंक में जॉब इतनी आसान नहीं है। देखो जिंदगी ही आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है ना तो उसकी इतनी कदर नहीं होती। बस कदर करनी है, वैल्यू करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जीवन जीना है ना। यही तो जीवन जीने की कला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ और बढ़िया तरीके से यहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे भी कि कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 40। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंक एग्जाम्स को लेकर कंप्यूटर में वाकई में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 पीओ क्लर्क लेवल पे, ईसीजी सीपीयू एग्जाम को टारगेट करते हुए, इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए, आरबीआई एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ अगर आपको एक ही जगह पर चाहिए तो बिना किसी हेजिटेशन के जुड़ जाइएगा इस कोर्स में। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर इस कोर्स से जुड़कर पढ़ने स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करके अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं और उस पर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। यस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो सेशन 9 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि एग्जामिनेशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन? व्हाट केबल कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव टू मदरबोर्ड। हम जानते हैं मदरबोर्ड से जितनी भी हार्ड डिस्क है या कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है, रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरीज, ये कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं वाया केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड किस केबल की मदद से कनेक्टेड होती है, और हम जानते हैं आंसर क्या होगा, या तो साटा केबल या पाटा केबल। अब पाटा केबल नहीं चलती, अब साटा केबल चलती है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? साटा केबल। साटा की फुल फॉर्म क्या है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आटा का मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और एस का मतलब है सीरियल, है ना, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे या हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे
तो कितनी केबल्स की आवश्यकता पड़ती है यह भी बता दीजिए। आंसर होगा 2 ही केबल्स हैं। पुराने समय में, ओल्ड समय में पहले पाटा केबल्स चलती थी जिन्हें आईडीई भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पाटा या आईडीई केबल। लेकिन आजकल ना तो पाटा ना तो आईडीई केबल, इनका यूज नहीं होता। आजकल जिस केबल का यूज है वो है साटा केबल। अब इनकी फुल फॉर्म्स पर भी एक नजर डालिएगा। साटा का मतलब है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा का मतलब है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जबकि आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब इंटीग्रेटेड, डी का मतलब हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क ड्राइव वाली ड्राइव, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स। याद रखेंगे। तो अगर एग्जाम में यह पूछें कि ओल्ड केबल कौन सी है जो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करती है, तो पाटा या आईडीई हो जाएगा। न्यू केबल पूछें तो साटा केबल हो जाएगा। और अगर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया है, जैसे कि अभी मैंने पूछा कि कौन सी केबल कनेक्ट होती है नॉर्मली, तो आंसर क्या हो गया? साटा केबल। पाटा तो दिया ही नहीं है, ना आईडीई दिया हुआ है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अगला देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? कह रहा ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी, नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट, एंड मे बी रिटन ओनली वंस, और जिसको सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? रैम, ईपीरॉम, पीरॉम या ऑल ऑफ दीज? अब देखो, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है परमानेंट। रैम आपकी टेम्परेरी है, रोम आपकी क्या है? परमानेंट। ईपीरॉम और पीरॉम, इनमें से ऐसी कौन सी रोम है जिसमें एक बार लिखा जा सकता है और फिर उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा? मे बी रिटन ओनली वंस, द आंसर इज पीरॉम, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर लिखता है और उसके बाद कोई भी करेक्शन, कोई भी अपडेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। एक बार इसने कमिटमेंट कर ली तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती, है ना। दैट इज पीरॉम। जबकि ईपीरॉम में डेटा को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से, और ईपीरॉम में भी डेटा को इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से। तो वहां तो इरेज पॉसिबल है, लेकिन यहां पर कोई भी इरेज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फलाना नंबर इज। कह रहा है इस नंबर का ऑक्टल प्रतिनिधित्व क्या होगा। एक बाइनरी नंबर आपको गिवन है और इसका ऑक्टल आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे यह बताइए। वेरी गुड। ऑक्टल का मतलब होता है 8। 8 का मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब यहां पर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 3-3 के पेयर बनाने होंगे। राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाइए। कैसे? ऐसे 3-3 के ही क्यों बनाए? क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है 8, और 8 को बाइनरी का मतलब 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 3, और कितने के सेट बनेंगे? 3-3 के। लेकिन किस तरफ से? राइट हैंड साइड से। अब ये बाइनरी नंबर है, इनका डेसिमल निकालना है, तो कैसे करेंगे? 1 2 4 इनके नीचे लिखेंगे। 1 2 4 कैसे आया ये तो आप जानते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, एंड सेम। अब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? वो नंबर आएगा। फिर प्लस कर देंगे, तो पहले वाले में अगर हम देखें तो क्या है? 4 to 1 को प्लस करने पर 7 आया। दूसरे वाले में अगर इधर से हम देखें तो 4 1 जा 4, 4 आ गया। तीसरे वाले में अगर हम देखें 2 1 जा 2, 2 आ गया, और इधर 1 1 जा 1, 1 आ गया, बाकी तो 0 0 हो गया। आंसर आ चुका है 7 4 2 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2024 टू इंसर्ट अ एंड नोट। MS Word 2024 में एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था
कि एंड नोट आए या फुट नोट आए, ये किस टैब में जाएगा? बिल्कुल सही, फुट में लगी चोट, डॉक्टर करेगा रेफर, यानी रेफरेंस टैब। एंड नोट हो या फुट नोट, रेफरेंस टैब का हिस्सा है ना, ये तो बात आप जानते हैं। लेकिन इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? आंसर इज कंट्रोल ऑल्ट और डी। एंड नोट की जो आपकी शॉर्टकट की है वो CAD है, कंट्रोल ऑल्ट डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेफरेंस टैब में इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन आपको मिलता है। नेक्स्ट, अब टैब, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को व्यूज में, टैब में, कि हाउ मेनी व्यूज आर गिवन अंडर MS वर्ड 2024 व्यू टैब। व्यू टैब की खास बात यह है कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इन तीनों में पूछते हैं कि व्यू टैब में कितने व्यूज होते हैं। MS वर्ड में भी पूछते हैं, MS एक्सेल में भी पूछते हैं और पावर पॉइंट में भी पूछते हैं। तीनों को एक साथ पढ़ लीजिए। MS वर्ड की जब भी बात होगी तो आंसर होगा 5 व्यूज। कितने? 5। व्यू टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो 5 तरीके के व्यूज आपको मिलेंगे MS वर्ड में। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अब मत भूलना, MS एक्सेल की अगर बात करें कि एक्सेल शीट में कितने व्यूज होते हैं व्यू टैब में, तो आंसर होगा 4। कितने? 4। कौन कौन से? नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट और कस्टम। MS वर्ड में कितने थे? 5। MS एक्सेल में कितने हो गए? 4। और पावर पॉइंट में व्यूज कितने हैं? हाउ मेनी व्यूज आर गिवन अंडर MS पावर पॉइंट 2024 व्यू टैब। MS पावर पॉइंट 2024 के अंतर्गत व्यू टैब में कितने व्यूज हैं? तो आंसर है 8 व्यूज। कौन कौन से? प्रेजेंटेशन व्यूज में आपके 5 हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। जबकि मास्टर व्यू में आपके 3 हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। हमने बता दिया कि पावर पॉइंट में व्यू टैब में 8 व्यूज होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इज वेरी चालाक। वो क्या पूछेगा? MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यूज कितने हैं? तो अब आप लगा देंगे 8 गलत हो जाएगा। प्रेजेंटेशन 5 है और अगर मास्टर व्यू पूछें तो 3 है। अगर टोटल व्यूज पूछें व्यू टैब में कितने व्यूज हैं तो 8 है। क्या ये बात समझ में आई? टोटल व्यूज पावर पॉइंट में 8, प्रेजेंटेशन में 5 और मास्टर में 3 व्यूज। अब तो गलत नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट IP एड्रेस। निम्न में से कौन सा निजी IP पता है? अब एग्जाम में आता है कि जो IP एड्रेस है उनमें से कौन प्राइवेट है और कौन सा पब्लिक है। कैसे पता करें? इधर आओ, जरा ध्यान दो। प्राइवेट IP एड्रेस सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? 10.000 से लेकर 10.255.255.255, ये वाली अगर रेंज मिल रही है, 10 वाली 172.16 से लेकर 172.31.255.255, ये रेंज मिल रही है तो प्राइवेट होगा। 192.168 से लेकर 192.168.255.255, ये रेंज मिल रही है तो प्राइवेट होगा। बाकी सब पब्लिक है। अब प्राइवेट पूछ रहा था, देखो 10 वाला दिया हुआ है, नहीं। 172 वाला दिया है, जी हां, लेकिन .15 है, जबकि होती क्या है .16 से, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाला देखो 192.168, 2 मिल रहे हैं क्या? जी हां, 2 ऑक्टेट बिल्कुल सही है, तो यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये प्राइवेट IP एड्रेस है। अब प्राइवेट IP एड्रेस होता कौन सा है ये भी समझ लो। प्राइवेट IP एड्रेस इज द एड्रेस योर नेटवर्क राउटर असाइन टू योर डिवाइस। जो आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है
उससे जो आपके कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रैंसमवेयर अटैक नोन एज, पहला प्रलेखित रैंसमवेयर हमला किस नाम से जाना जाता है? रैंसमवेयर तो आप जानते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है, और जब पैसे मांगे जाते हैं तब उसको ओपन किया जाता है ना, जिसको फिरौती बोलते हैं, रिश्वत बोलते हैं, तब जाकर उनको ओपन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक। तो पहला डॉक्यूमेंटेड रैंसमवेयर अटैक नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? एड्स ट्रोजन, पीसी साइबॉर्ग, वानाक्राई, 1 and 2 बोथ या 1 and 3 बोथ। वैसे अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों आपके रैंसमवेयर अटैक हैं, चाहे एड्स ट्रोजन हो, पीसी साइबॉर्ग हो या वानाक्राई हो। 2007 में वानाक्राई अटैक हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहला रैंसमवेयर अटैक कब हुआ, कौन सा है? तो पहला रैंसमवेयर अटैक का नाम है एड्स ट्रोजन, जिसे पीसी साइबॉर्ग भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आया? पहला रैंसमवेयर अटैक कौन सा है? एड्स ट्रोजन और पीसी साइबॉर्ग। रैंसमवेयर करता क्या है? इनक्रिप्ट करता है फाइल्स और फोल्डर को, इनक्रिप्ट करता है, लॉक करता है फाइल्स और फोल्डर को। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ पावरपॉइंट 365 स्लाइड? पावरपॉइंट 365 स्लाइड का डिफॉल्ट आकार क्या है? यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मैक्सिमम कैंडिडेट गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, और तभी एग्जामिनर पूछ लेता है, वो चाहता है कि आप गलत करें। तो आपको एग्जामिनर से जीतना होगा, है ना। अच्छे से देखो, पावरपॉइंट 365 की अगर बात होगी तो आंसर होगा 16:9। बाय डिफॉल्ट जो साइज है पावरपॉइंट स्लाइड का 365 में वो क्या है? 16:9 है। अब पावर पॉइंट की बात करें, जब आप एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, तो वहां पर आपको दो तरीके के साइज मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड मिलेगा और एक वाइड स्क्रीन मिलेगा। स्टैंडर्ड आपका 4:3 का रेशियो होता है और वाइड स्क्रीन आपका 16:9 होता है। तो एमएस पावर पॉइंट 365 के केस में जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है? साइज 16:9 है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या 4:3 भी सही आंसर होगा किसी केस में? इधर आइए, स्टैंडर्ड 4:3 किस वर्जन में है? पुराने वाले वर्जन में। और पुराने वाले कौन कौन से वर्जन में? 2003, 2007, 2010। इन 3 वर्जन में स्टैंडर्ड क्या है? 4:3। लेकिन 2010 के बाद में कहानी बदल गई। 2013 वर्जन, 2016, 2019, 2021, 365 और 2024, जितने भी एमएस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन हैं 2013 से लेकर 2024 तक, उसमें जो बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन है, जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन का साइज है पावर पॉइंट के केस में, वो क्या है? 16:9 है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे? 365 में, तो आंसर क्या हो गया था? 16:9, यानी वाइड स्क्रीन। अब समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल 365? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 365 में एक वैध सेल पता है? ये तो हर एक वर्जन में सेम है, चाहे यहां पर कोई भी वर्जन लिखा हो, 2024 हो, 2021 हो, 2019 हो, 2007 हो। सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगी। तो रो, पहले कॉलम मतलब डी और फिर रो का मतलब 6। तो आंसर क्या हो गया? D6 इज द राइट वन। A1, A2, B1, B2, C1, C3, है ना, ऐसे ही तो होते हैं हमारे सेल के एड्रेस। और सेल के एड्रेस को जहां लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ। नेम बॉक्स, है ना, जहां पर ये सेल का एड्रेस होता है उसे क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स बोलेंगे। और सेल के एड्रेस को क्या चेंज कर सकते हैं? कंटेंट, यस, वाया फॉर्मूला बार।
याद आ गया प्रीवियस सेशन, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नंबर्स ऑफ वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की डिफॉल्ट संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना। जब आप एक्सेल खोलते हैं तो नीचे आपको एक शीट दिखती है बाय डिफॉल्ट। पुराने वाले वर्जन्स में 3 शीट दिखती है आपको, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और नए वाले वर्जन में आपको एक शीट दिखती है शीट 1 के नाम से। अब आंसर लगाएंगे क्या, क्योंकि यहां तो वर्जन दिया ही नहीं है। अगर वर्जन ना दिया हो तो आंसर होगा पुराने वाले के अकॉर्डिंग 3, और यहां देखो 1 है भी नहीं, तो आंसर इज 3। लेकिन 1 होता भी तो भी हम 3 लगाते, क्योंकि अगर वर्जन मेंशन नहीं है तो समझ जाना कि ओल्ड के अकॉर्डिंग हमसे मांगेगा, तो आंसर इज 3। अगर वर्जन मेंशन होता तो आंसर क्या होता, जरा देख लो। 2003 वाले वर्जन में 3 है, 2007 में भी 3, 2010 में भी 3 बाय डिफॉल्ट शीट्स। लेकिन 10 के बाद कहानी बदल गई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। 2016, 2019, 2021, 2024, 365, इन सब में 1 हो गई हैं बाय डिफॉल्ट वर्कशीट। यानी 2016 से वर्कशीट बाय डिफॉल्ट 1 है, और 2016 से पहले बाय डिफॉल्ट वर्कशीट 3 है। गलत मत करना, ये आएगा क्वेश्चन या तो वर्जन के साथ या तो बिना वर्जन के। यस, नेक्स्ट। सिलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। बताओ, प्रोटोकॉल का मतलब तो आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, यूडीपी, एफटीपी या डीएचसीपी? द करेक्ट आंसर इज टीसीपी आईपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। टीसीपी आप जानते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यूडीपी आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, एसटीटी आपकी बाय डिफॉल्ट इंटरनेट की बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल एसटीटीपी। एफटीपी की बात करें तो फाइल ट्रांसफर करने वाली, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग वाली प्रोटोकॉल। डीएचसीपी की बात करें, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक अलॉट करे, दैट इज डीएचसीपी। अगर एग्जाम में पूछें कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करती है, ऑटोमेटिक, डीएचसीपी। समझ में आ गया? वेरी गुड। विच डोमेन्स आर यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। लाभ व्यवसाय द्वारा कौन सा डोमेन का उपयोग किया जाता है? डोमेन आप जानते हैं .org, .edu, .net, .com, .in, ये सब आपके डोमेन के नाम होते हैं। प्रॉफिट बिजनेस का मतलब कॉमर्शियल पर्पस, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा डोमेन? .com। बिल्कुल सही, बल्ले बल्ले, जेब में रख के घर ले जाइए। ORG ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, EDU एजुकेशन पर्पस, नेट फॉर द नेटवर्किंग पर्पस, इन फॉर इंडिया एंड कॉम फॉर द प्रॉफिट बिजनेस। नेट। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच फंक्शन की इज यूज्ड इन MS Excel 365 टू एडिट अ सेल। किसी सेल को संपादित करने के लिए MS Excel 365 या किसी भी वर्जन में किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि एक्सेल शीट में अगर हमें किसी सेल को एडिट करना है तो या तो उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज F2 टू एडिट अ सेल। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में F2 का यूज क्यों करते हैं? टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर के लिए, F3 रिफ्रेश करने के लिए, है ना, या फिर आप कह सकते हैं F3 कई बार हम लोग सर्च करने के लिए भी यूज करते हैं, F5 को ज्यादातर रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। F4 का यूज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, F4 तो आपका आता ही आता है। क्या है F4? टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। लास्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग कि बार बार रिपीट हो जाए जो लिखा है, F4 का यूज करते हैं।
बता चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो फंक्शन कीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 हेल्प, F2 टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, है ना, F3 फॉर द सर्च पर्पस, F4 टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म एंड F5 फॉर द रिफ्रेश। इसी प्रकार जितनी भी फंक्शन कीज हैं आपकी, कितनी है टोटल, F1 से F12 तक, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बताओ नेक्स्ट। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस व्हेन MAC एड्रेस इज नोन। ये क्वेश्चन भी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आप लोग गलत करते हैं कई बार। अब यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर फाइंड IP एड्रेस दिया हो कि IP एड्रेस ढूंढने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल होगी, तो आंसर होगा RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर यहां पर फाइंड MAC एड्रेस मिल जाएगा तो आंसर क्या होगा, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सही किया ना इस बार, गलती तो नहीं करी ना, टैलेंटेड तो हैं आप लोग, घमंड नहीं करते। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पता 32 बिट के बराबर है। IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। कौन सा एड्रेस 32 बिट के बराबर है। आप जानते हैं कि IP एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। अब 32 बिट के लिए आंसर क्या होगा, IPv4, यानी IP एड्रेस बोल सकते हैं एक तरीके से, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्या यहां पर IPv4 दिया है, नहीं। क्या IP एड्रेस दिया है, नहीं। अब IP एड्रेस को क्या कुछ और भी बोलते हैं, जी हां, IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या लॉजिकल एड्रेस दिया है, नहीं। क्या और भी कुछ बोलते हैं, जी हां, वर्चुअल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस बोलें, वर्चुअल एड्रेस बोलें, बात एक ही है। सो द करेक्ट आंसर इज वर्चुअल एड्रेस। इसका मतलब कि आपको यह भी याद रखना है कि IPv4 32 बिट का होता है, जो IP एड्रेस बोल सकते हैं, और IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, जबकि MAC एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, NIC एड्रेस या ईथरनेट एड्रेस के नाम से जानते हैं। याद है ना, वेरी गुड। कंफ्यूज तो नहीं हुए, होने नहीं दूंगा, है ना, कंफ्यूज तो मैं होने नहीं दूंगा। इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि कंफ्यूज खुद पूछेगा कि कैसे हूं। यस। हाउ मेनी पिन्स डज RJ45 कंटेन। बताओ RJ45 में कितनी पिन होती हैं। RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल कहां करते हैं, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही, लैन केबल या ईथरनेट केबल में जो कनेक्टर लगता है आगे, दैट इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक 45। और RJ45 में टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती हैं, 8 पिन्स। टोटल आपकी 8 पिन होती हैं, याद रखिएगा। RJ45 केबल में इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, अलग अलग कलर में, है ना। तो टोटल पिन्स कितनी, दैट इज 8। किसका है अब आपको वेट। आगे बढ़ते। विच फंक्शन की एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो मेन्यू बार को एक्टिवेट करती है, मेन्यू बार को सक्रिय करती है। F5, F6, F9, F10 या F7। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज F10। अगर आप MS वर्ड को ओपन करिए, F10 दबाइए, तो जो आपका मेन्यू बार होगा, मेन्यू बार का मतलब जहां पर कमांड्स होते हैं आपकी, वो आपके क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, यानी वो एक्टिवेट हो जाएगा। करके देख सकते हैं, MS वर्ड ओपन करिए, F10 प्रेस करिए, मेन्यू बार आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मेन्यू बार का मतलब जहां पर आपके कमांड्स होते हैं वो एरिया आपका एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। जैसे फाइल टैब है, फाइल टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो फाइल के रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। होम टैब पर जब आप क्लिक करते हैं तो होम टैब के मेन्यूज आते हैं। आप इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट के मेन्यूज आते हैं, तो वही आपके हाईलाइट हो जाते हैं। यस। नेक्स्ट, वेयर डू ब्लैकलिस्ट ईमेल गो। जब आप किसी भी ईमेल को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, ब्लैकलिस्ट का मतलब कि अब आपको इससे रिलेटेड मेल नहीं चाहिए, है ना, अनवांटेड नहीं चाहिए आपको, तो वो कहां चले जाएंगे, स्पैम फोल्डर में। द करेक्ट आंसर इज स्पैम। स्पैम को जंक मेल भी बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड मेल, जंक मेल
दैट इज कॉल्ड स्पैम फोल्डर, स्पैम मेल्स। कॉपिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा लाइक अकाउंट नंबर, पिन, एक्सपायरेशन डेट ड्यूरिंग लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। वैध लेन देन के दौरान खाता संख्या, पिन, समाप्ति तिथि जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? आप लोग ने देखा होगा कि जब आप एटीएम मशीन में के पास में जाते हैं तो वहां पर जब आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं ना, डेबिट कार्ड या प्लास्टिक कार्ड को जब आप इंसर्ट करते हैं तो वो रीड कर लेता है डेटा को, और जब आप उसमें अपनी डिटेल्स को एंटर करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है या जो भी इंक्वायरी आप कर रहे हैं वो हो जाती है। यस, वहां पर एक डिवाइस भी कई बार हैकर लगाते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं स्किमिंग डिवाइस। ये वाली डिवाइस यही तो लगी होती है एटीएम मशीन में जिसमें आप कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट स्किमिंग डिवाइस वहां पर लगा देते हैं ग्रीन कलर की। अब आपको पता ही नहीं चलता कि ये असली है या नकली है, और आपने जैसे ही इसमें अपना कार्ड इंसर्ट किया स्किमिंग डिवाइस में, वो डेटा को रीड कर लेता है और वो डेटा की सारी इंफॉर्मेशन हैकर को भेज देता है, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पिन, एक्सपायरी डेट ये सब कैप्चर हो जाता है और फिर खेल शुरू होता है यस हैकिंग का। तो दैट इज कॉल्ड अ स्किमिंग। इसीलिए जब भी आप किसी एटीएम मशीन के पास में जाएं ट्रांजैक्शन करने के लिए तो वहां पर हल्का सा जो ये ग्रीन कलर की डिवाइस लगी होती है, कार्ड रीडर जिसको बोलते हैं, है ना, इसको हिला के देखें। अगर ये नकली होगा तो निकल आएगा, लेकिन इतना भी तेज मत हिला देना कि मालूम चला असली ही निकल आए, है ना। फिर बैंक वाले तुम्हारे घर में आ रहे हैं कि तुमने क्यों निकाला, तो तुम कहो नहीं सचिन सर ने बोला था कि हिला के देखो, हमने ज्यादा तेज इसको हिला लिया और वो टूट गया, है ना। तो ये थोड़ा सा एट योर ओन रिस्क। यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक और माउस क्लिक आर रेफर टू एज, बताओ की स्ट्रोक या माउस क्लिक जैसी उपयोगकर्ता क्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरप्ट, टास्क, प्रोसेस, इवेंट या ऑल ऑफ दिस? इंटरप्ट आंसर तब होगा जब बात हो रही हो चार्जिंग से रिलेटेड, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो टास्क, है ना, जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रोक रहा है काम करने से क्योंकि कुछ इमरजेंसी है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। की स्ट्रोक यानी कीबोर्ड से जब आप कुछ भी टाइप करते हैं या माउस से जब आप क्लिक करते हैं, इसे बोलते हैं इवेंट। दीज आर कॉल्ड इवेंट। कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट, कीबोर्ड से टाइप करना और माउस क्लिक करना, दैट इज कॉल्ड इवेंट, है ना, याद रखिएगा। डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर, बताओ जल्दी से। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स और फोल्डर कहां पर मैनेज होते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर में, विंडोज कंट्रोल पैनल में, माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट्स में या ऑल ऑफ दीज में? जब आप अपने कंप्यूटर में माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिखती हैं, यस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। तो फाइल्स और फोल्डर्स जहां पर मेंटेन होती हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड नॉट माई कंप्यूटर, क्योंकि माई कंप्यूटर तो एक लोगो का नाम है, एक आइकन का नाम है, इसको चेंज करके आप योर कंप्यूटर भी कर सकते हैं यस। तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज विंडोज एक्सप्लोरर। और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की विंडोज में क्या है? विंडोज प्लस ई। जब विंडोज के साथ में ई प्रेस करेंगे तो ये आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर वाला, जिसमें आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिखेंगी। यही तो है फाइल्स और फोल्डर मैनेजर। बहुत बढ़िया। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू ओपन द टास्क मैनेजर? गूगल क्रोम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जब कभी भी टास्क मैनेजर ओपन करने की बात करें ब्राउजर के सेंस में, तो आंसर क्या बनेगा? शिफ्ट एस्केप। शिफ्ट के साथ जब एस्केप आप प्रेस करते हैं तो जो ब्राउजर की आपकी क्या होती है, टास्क मैनेजर वाली लिस्ट है, वो ओपन हो जाती है। अब वहां से आप किसी भी टास्क को क्लोज कर सकते हैं, किसी भी टैब को बंद कर सकते हैं या किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। यस, शिफ्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट, ए ड्राइव एंड बी ड्राइव इन अ कंप्यूटर इज रिजर्व्ड फॉर। आप लोग देखते होंगे कि आजकल जब आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज ई करते हैं या विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं
तो सी ड्राइव से ओपन होता है। क्यों? ए ड्राइव और बी ड्राइव को क्या श्राप मिला हुआ था कि तुमसे ओपन नहीं किया जाएगा? ए ड्राइव और बी ड्राइव बिल्कुल सही आपने कहा, रिजर्व होती है फ्लॉपी डिस्क के लिए, और सी ड्राइव से रिजर्व होती है हार्ड डिस्क के लिए। लेकिन आजकल फ्लॉपी डिस्क तो लगती नहीं, तो ए ड्राइव और बी ड्राइव गायब होती है और सी ड्राइव हार्ड डिस्क से आपको वहां पर दिखती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए ड्राइव एंड बी ड्राइव इज रिजर्व फॉर दी विच पर्पस? फॉर फ्लॉपी डिस्क पर्पस। क्लियर है? ए ड्राइव बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए हो गई और सी ड्राइव से आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव से हो गई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। बताओ, समस्या के सोर्स को पहचानना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये कैंडिडेट गलत भी करते हैं। यहां पर आंसर क्या लगाते हैं? डीबगिंग, मैक्सिमम कैंडिडेट, और कहते हैं सर मेरा तो सही होना चाहिए था, है ना? क्यों गलत हुआ? जरा देखो, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम का पता लगाना कि प्रॉब्लम आखिरकार है कहां पर, क्या कहते हैं इसे? ट्रबल शूटिंग। जब हम ट्रबल शूट करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। जैसे जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो सबसे पहले ये पता लगाता है कि प्रॉब्लम है कहां पर, और इसके लिए आपको भेजता है कहां पर? टेस्ट करवाने के लिए, कि फला फला टेस्ट करवा लो जाके, ताकि ट्रबल शूट कर पाए कि प्रॉब्लम है कहां पर। प्रॉब्लम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? डीबग किया जाता है। Debugging is the process of removing the problem, whereas identifying the source of problem is called troubleshooting. समझ में आया? जब दवाई डॉक्टर लिख कर देगा तभी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, और दवाई कब लिख कर देगा? जब उसे यह पता चलेगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहां पर। समझ में आ गई ना बात? तो प्रॉब्लम का पता लगाना, दयाल कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? तो जब दया ये पता लगाएगा कि प्रॉब्लम है कहां पर, तो वो ट्रबल शूटिंग है, और जब उसको रिमूव करेगा तो दैट इज व्हाट वी कॉल डीबगिंग। अब तो समझ में आ गया ना? मुस्कुराइए एक बार। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस एक्सेल 2024। अब ये चीजें आपको बड़ा तंग करती हैं कि किस टैब में कौन सा है, लेकिन एग्जाम में आता तो है ना? एमएस एक्सेल में सॉर्ट और फिल्टर विकल्प एमएस एक्सेल 2024 में किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेटा के अंतर्गत आपको मिलता है। सॉर्ट करना है यानी सॉर्टिंग करना है, अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिल्टर करना है आपको स्पेसिफिक रो या कॉलम वाइज, तो आपको वो डेटा के अंदर जाना होगा। कहां प्रवेश करना होगा? डेटा के अंदर। और डेटा के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है सॉर्टिंग का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना? किस ऑर्डर में आपको करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग, और फिल्टर करने का भी ऑप्शन यहीं पर मिलता है। तो आंसर इज डेटा। स्पेलिंग थेसोरस वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज फाउंड अंडर विच टैब इन एक्सेल 2024, या किसी भी वर्जन में बात करें, एमएस एक्सेल में स्पेलिंग थेसोरस वर्कबुक सांख्यिकी विकल्प एमएस एक्सेल 2024 में किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेलिंग थेसोरस के लिए हम लोग रिव्यू टैब का यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अंडर रिव्यू टैब। जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक प्रूफिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, और प्रूफिंग के ऑप्शन में आपको 3 चीजें दिखाई देंगी, स्पेलिंग, थेसोरस यानी एंटोनिम और सिनोनिम, और तीसरी है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। यस, तो दैट इज अंडर रिव्यू ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे रखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में, अल्फा न्यूमेरिकली, स्पेशल कैरेक्टर, या नेम बॉक्स? वेरी गुड। आप जानते हैं एक्सेल में कॉलम्स को अल्फाबेट से दिखाते हैं और नंबर्स को यानी रोज को नंबर से डिनोट करते हैं, है ना? ये बात तो आप जानते हैं। अब जरा ये बताओ कि सेल का नाम कैसे होता है? A1, B1, A2, B2, यानी अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो आंसर क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिकली, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन, है ना? ऐसे वाले कॉलम्स होंगे, ऐसे वाले रोज होंगे आपके। यस, रोज को क्या बोलते हैं डेटाबेस में? टपल्स।
कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। यस। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया? अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी पूछें तो आंसर होगा 6th जनरेशन, और अगर क्वांटम कंप्यूटर पूछें तो आंसर होगा 5th जनरेशन, क्योंकि 5th जनरेशन में आपके क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए थे, जबकि क्वांटम टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया गया 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट में। अब ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता जरूर है। इधर आओ, जरा समझ लो इसके बारे में क्या होती है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम मतलब फिजिक्स की स्पीड का यूज करना, है ना। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब फिजिक्स की यूनिट्स की बात करते हैं, जब फिजिक्स में स्पीड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वांटम कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे होते हैं। अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स, बहुत तेज कंप्यूटर, अल्ट्रा फास्ट, दैट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन सेकेंड। यानी कंप्यूटर में जो अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स होंगे, जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर दें, ऐसे कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो बेहद तेज कंप्यूटर जो कठिन समस्याओं को सेकंड्स में सॉल्व कर दें या पिको सेकंड में सॉल्व कर दें, दिस इज कॉल्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग। ये तो हो गई बात होता क्या है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है नॉर्मल कंप्यूटर्स में और क्वांटम कंप्यूटर में, इसको समझ लो। क्वांटम कंप्यूटिंग के जो यूनिट है वो क्यूबिट है, और जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हम और आप यूज करते हैं उसकी जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है? बिट। जो पुराने वाले कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप है जो हम और आप यूज कर रहे हैं, इसकी जो यूनिट है वो क्या है? बिट, 0 और 1। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये 0 1 पे काम नहीं करते, ये 0 एंड 1 पे काम करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग बोलते थे कि जो हमारे स्विच होते हैं, है ना, वो ऑन ऑफ होते हैं, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग कहता है कि हम स्पीड को फास्ट करने के लिए 0 और 1 पे नहीं बल्कि 0 एंड 1 पर काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिट। हो गया ना फास्ट, दोनों का यूज किया इसने। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, अर्थमेटिक सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, बोथ 3 और 4। आप जानते हैं कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट यूनिट रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद कैशे है, कैशे के बाद रैम है। रट गया ना अभी तक? रजिस्टर कहां पर लोकेटेड है? सीपीयू के अंदर। रजिस्टर कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी। कैसा सर्किट है? सीक्वेंशियल सर्किट। रजिस्टर इज ऑलवेज अ विच टाइप ऑफ सर्किट? सीक्वेंशियल सर्किट। और अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसमें रिजल्ट स्टोर होते हैं, जल्दी से बताओ। नेम दैट रजिस्टर इन विच द सीपीयू रिजल्ट इज स्टोर्ड। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, वेरी गुड। उस रजिस्टर को बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन कि सीपीयू के रिजल्ट किस रजिस्टर में स्टोर होंगे? द आंसर इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस आर देयर? मैक एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। पहले तो मुझे यह बताओ कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मैक की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, है ना। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, डेटा लिंक लेयर, यानी दूसरी लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। अब मुझे बताओ कि मैक एड्रेस किस नेटवर्किंग डिवाइस पर काम करता है? अगर ये दूसरी लेयर पर काम करेगा तो क्या दूसरी लेयर पर स्विच और ब्रिज काम कर रही है? यस, यानी मैक एड्रेस में जो डिवाइस यूज होगी वो कौन सी होगी? स्विच और ब्रिज होगी। अब मुझे ये बताओ कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? वेरी गुड, 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर, बिल्कुल सही। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर लिखा होता है। अब मुझे यह बताओ क्या मैक एड्रेस चेंज हो सकता है या नहीं? नहीं, ये परमानेंट एड्रेस होता है। लेकिन क्या अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं चेंज? जी हां, एनआईसी कार्ड को अगर बदल दें तो मैक एड्रेस भी बदल जाएगा। लेकिन हम ऐसा मानते नहीं,
क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो हम यही मानेंगे। समझ में आ गई बात। मैक एड्रेस की ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, सब लेयर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। मैक एड्रेस की ऊपर वाली सब लेयर है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली मैक लेयर कौन सी है, दैट इज कॉल्ड, ऊपर वाली डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली लेयर हो गई आपकी LLC और नीचे वाली हो गई मैक लेयर। जब डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली सब लेयर है दैट इज कॉल्ड मैक लेयर। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है यह भी तो बताओ, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और कितना बड़ा होता है, कितने डिजिट्स के बराबर, बिल्कुल सही, 12 डिजिट्स के बराबर। यस, मैक एड्रेस कितने टाइप का होगा, 3 तरीके का, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ गए, है ना। पूरा मैक एड्रेस रिवाइज कर डाला हम लोग ने और आपको पूरा पता भी था। यस, तो मैक एड्रेस कितने तरीके के होते हैं, 3, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर। अब हेडर फुटर आ गया तो जरा रिवाइज करो। हेडर और फुटर का मतलब, हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे। ये फुट नोट नहीं है, है ना, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग फुटर को फुट नोट समझ लेते हैं। यस, वो फुट नोट अलग है, वो इंसर्ट नोट अलग है। हेडर और फुटर कहां पर होता है ये, MS वर्ड में। हेडर और फुटर कमांड MS वर्ड 2021 या किसी भी वर्जन में किस टैब में स्थित है, इंसर्ट। यहां पर होते हैं कैंडिडेट कंफ्यूज। फुट नोट अगर दिया हो या इंसर्ट नोट पूछें तो आंसर होगा रेफरेंस टैब। हेडर और फुटर पूछें तो आंसर होगा इंसर्ट टैब। फिर से एक बार रिपीट करें, हेडर फुटर इंसर्ट में, नोट अगर दिया होगा, पैर में लगी चोट, है ना, फुट नोट, इंसर्ट नोट, तो आंसर होगा रेफरेंस टैब, है ना। अब कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Excel 2021, या किसी भी वर्जन की बात करें, 2024 की बात करें या कोई भी वर्जन, MS Excel 2021 या 2024 या 365 का डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होगा। बिल्कुल सही, एक्सेल के केस में जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल शीट को क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलेंगे, नहीं, वर्कबुक बोलेंगे। दी एक्सेल शीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक, तो नाम क्या होगा, बुक 1 होगा। अब यहां पर तीनों का बाय डिफॉल्ट याद रखो। MS वर्ड फाइल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1, MS एक्सेल के केस में फाइल नेम बुक 1, और पावर पॉइंट केस में जो फाइल नेम होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1। डॉक्यूमेंट 1, बुक 1 और प्रेजेंटेशन 1। यस, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ASCII यूजेस हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। मानक ASCII प्रत्येक वर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है। ASCII का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कितने बिट का होगा, 7 बिट का। क्या 7 बिट गिवन है, जी हां। अगर ASCII पूछें तो 7 बिट, और अगर ASCII की बात हो, एक्सटेंडेड ASCII, तो ये 8 बिट का होगा। ASCII is of 7 bit whereas ASCII is of 8 bit. Next, which function key is used to maximize the windows? विंडोज को अधिकतम करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, बताओ। कभी कभी मूवी देखते देखते आप इस की का यूज करते हैं मूवी को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि टाइटल बार छुप जाए और मूवी पूरी स्क्रीन पर आ जाए, दैट इज F11। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो विंडोज को बड़ा करेगी, मैक्सिमाइज पूरे स्क्रीन पर ले आएगी विंडोज को, तो आंसर क्या होगा, दैट इज F11। F12 का यूज क्यों करते हैं ये भी तो बताओ। F12 का यूज करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कभी भी दिया हो कि सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी फंक्शन की है, F12। F12 का यूज कहां करते हैं, तो आंसर है टू ओपन दी सेव एज डायलॉग बॉक्स। F8 का यूज क्यों करते हैं, बिल्कुल सही, F8 का यूज करते हैं सेफ मोड में
विंडोज को ओपन करने के लिए या कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, इफ वी वांट टू ओपन द कंप्यूटर इन द सेफ मोड, दैट इज कॉल्ड F8। कई बार हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं लेकिन ऑन नहीं होता, उसमें कुछ ड्राइवर्स में एरर आ जाती है, जिस वजह से जब हम F8 में उसको ओपन करेंगे तो वो सेफ मोड में मिनिमल ड्राइवर में ओपन होगा और अपने आप को डीबग कर लेगा, अपने आप को जो कमियां होंगी वो अपने आप रिजॉल्व कर लेगा, दैट इज कॉल्ड F8। वेरी गुड। नेक्स्ट, among these which is not the part of system software, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा कौन सा नहीं है, यानी कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, यही तो पूछा है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब जो कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, दैट इज यूटिलिटी। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और अगेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ब्राउजर कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी ब्राउजर होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, यूसी ब्राउजर है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर क्या होगा, ब्राउजर। प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर का मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, और ये सब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेम द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ सैमसंग। सैमसंग के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए। ये तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनको वर्चुअल असिस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, ये सब लिस्ट बताई थी। सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, बिक्सबी, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, अमेजॉन का एलेक्सा, एप्पल का सिरी, गूगल का गूगल नाउ। तो आंसर क्या हो गया सैमसंग का, दैट इज बिक्सबी। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। रोम में संग्रहित प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, ईपीरोम, फर्मवेयर, फ्लैश मेमोरी, स्पाईवेयर, या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही। रोम में लिखे गए प्रोग्राम्स या रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, है ना। आप जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। सीसीटीवी कैमरा फर्मवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। रिमोट आपके फर्मवेयर हैं। और रोम में क्या स्टोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, बूटिंग की फाइल्स, है ना। बूटिंग की फाइल्स कहां पर स्टोर होती हैं, रोम में। बायोस वाली फाइल्स कहां पर स्टोर होती हैं, रोम में। यस, याद है आपको, वेरी गुड। ईईपीरोम क्या होगा, ईईपीरोम का मतलब, ईईपीरोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है, फ्लैश मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। कौन कौन सी, एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, दीज आर कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। स्पाईवेयर तो आप जानते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाई। यस, इट कैन मैनेज दी होल प्रिंटिंग प्रोसेस, यह संपूर्ण प्रिंट प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्पूलिंग का। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है, जब कई दोस्तों ने एक साथ अलग अलग टाइम पर नहीं, एक ही टाइम पर एक ही प्रिंटर से प्रिंट दिया, है ना। मान लीजिए कई सारे आपके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं लेकिन प्रिंटर एक है, कंप्यूटर कई सारे हैं, प्रिंटर एक है, और सबने प्रिंट दे दिया। अब कंप्यूटर पहले किसको प्रिंट देगा, एक ही समय पर प्रिंट दिया है सभी ने, कंप्यूटर पहले किसको प्रिंट देगा, बाद में किसको प्रिंटर प्रिंट निकालेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, स्पूलिंग। और स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। यानी प्रिंटर किसको पहले प्रिंट देगा, किसको बाद में, ये डिसाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। नेक्स्ट, व्हाट सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू रेसिपिएंट। नए प्राप्तकर्ता को ईमेल की एक प्रति क्या भेजती है, मतलब अगर आप नए रेसिपिएंट, नए रिसीवर को कोई मेल भेजना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे,
अगर पुराने वाले रेसिपिएंट को भेजना चाहते हैं जिसने आपको मेल भेजा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई के ऑप्शन पे जाएंगे और रिप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर न्यू रेसिपिएंट की बात करें तो आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड। न्यू रेसिपिएंट के केस में फॉरवर्ड और ओल्ड रेसिपिएंट के केस में रिप्लाई होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉरवर्ड। यस। और मेल्स में यूज होने वाली प्रोटोकॉल के जरा नाम बताओ। ऐसी कितनी प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल में यूज होती हैं? वेरी गुड। 4 प्रोटोकॉल्स का यूज होता है ईमेल में। कौन कौन सी? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल सेंड करने के लिए। POP3 और IMAP मेल को रिसीव करने के लिए। और माइम प्रोटोकॉल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अटैचमेंट पर्पज से यूज करते हैं। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41 आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया जरा कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS Excel 21 या 24? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 या 2024 किसी भी वर्जन में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है? मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन से सिंबल का यूज होता है, सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का इनमें से कौन सा उदाहरण है। क्योंकि सेल रेफरेंसिंग से 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आएंगे। लिख के रख लो, आएगा ही आएगा, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं, 0 से हीरो लेवल पे कॉन्सेप्ट थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं पहले, ताकि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, फिर उसके बाद उस टॉपिक के सारे MCQs करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट बेसिस पे मॉक देना चाहते हैं, है ना, MCQ से अपने आप को जज करना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइएगा इस पर्टिकुलर कोर्स से। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट से आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हैं या PC पर भी चला सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, कुछ और क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।